अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम की फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो हमारी बुक की मैट्रिक क्लास की जो बुक है 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ये चैप्टर नंबर 6 के जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स है, आज की वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 के मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 3 के नहीं थे बुक में, तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के सॉल्व नहीं करवाए हैं। आज मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6 के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप पहले उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो ये हमारे पास है बुक के पेज नंबर 103 पे। पेज नंबर 103 आप खोलें, उसमें 6.2 पे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 की फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। तो पहली जो ब्लैंक्स है हमारे पास वो क्या है, इफ़ टू पैरेलल फोर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर दो पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो उसे हम कहते हैं दे आर कॉल्ड डैश पैरेलल फोर्सेस। तो उसे हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या कहेंगे? अनलाइक, UNLIKE, अनलाइक। अब आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 102 पे समरी है। वहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस का है और जो सेकंड पॉइंट है वो अनलाइक है। तो लाइक में क्या होता है? एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अनलाइक में क्या होता है? एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में ये फ़र्क होता है कि लाइक पैरेलल जो हमारे पास है वो सेम डायरेक्शन में होती है, जबकि अनलाइक जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर आपसे सेम लाइक डायरेक्शन का पूछा जाए तो हम वहाँ लिखेंगे लाइक फोर्सेस, और जो अगर अपोजिट का पूछा जाए तो हम लिखेंगे अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमने पहली ब्लैंक सॉल्व कर ली है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड ब्लैंक्स की तरफ। तो सेकंड जो ब्लैंक्स हमारे पास हो क्या है कि एन एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज़ फ्री टू रोटेट, के वो एक्सिस जिस पे क्या हो, कोई भी जो बॉडी हो वो फ्री हो रोटेट, मतलब ईजिली वहाँ से रोटेट हो सके, तो उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस पॉइंट के अराउंड वो चीज़ रोटेट कर रही हो तो उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो जाएगा AXIS, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ROTATION। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास यहाँ जो ब्लैंक है वो क्या है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश। की जो टॉर्क है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है डैश एंड डैश का। तो हमें पता है कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब फोर्स और मोमेंट आर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें यही पूछा है कि हमसे कि टॉर्क किसका प्रोडक्ट है, तो टॉर्क प्रोडक्ट होता है फोर्स का। तो पहले वाले में आप लिखें फोर्स, और सेकंड जो है उसमें आ जाएगा एंड मोमेंट आर्म, MOMENT, मोमेंट आर्म, ARM, आर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो है हमारे पास है वो है टॉर्क इज अ डैश क्वांटिटी। टॉर्क क्या है? टॉर्क स्केलर है या वेक्टर? क्योंकि यहाँ पे फोर्स है ना, प्रोडक्ट आ गया फोर्स का, तो फोर्स हमारे पास वेक्टर है, तो इस वजह से हमारे पास जो टॉर्क है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ में वेक्टर। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास है कन्वेंशनली टॉर्क प्रोड्यूसिंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन। इसके जो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों हम कह सकते हैं। हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या लेते हैं? तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? POSITIVE, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हमारे पास सिंपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। शायद 10 ईयर में ये नेगेटिव का पूछा गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, तो वो नेगेटिव है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्लॉकवाइज पूछेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज पूछेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा, 6 में हमारे पास है इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? तो टॉर्क का यूनिट अगर आपको याद ना हो तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत आसानी से उसको बना भी सकते हैं। वो किस तरीके से? हमें फार्मूला जैसे याद है, ठीक है, हमें फार्मूला मालूम है। जैसे कि मैं कहूँ टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है F/d। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फोर्स का हमें पता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन, और डी ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर। तो इस तरीके से जो टॉर्क का यूनिट है वो हमारे पास बन गया है न्यूटन
मीटर। तो हमें अगर किसी का भी यूनिट अगर नहीं मालूम या नहीं याद तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था द एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, तो टॉर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो हम लिख देंगे न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद है 7th में हमारे पास, इफ़ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, कि अगर नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो जाए, तो इट इज़ सेड टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है, तो वो कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखूँगी, TRANSLATIONAL, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू समीशन एफ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है उनका जो सम होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जो हमारे पास 8 जो ब्लैंक है वो क्या है कि द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी ज़ीरो, कि अगर नेट टॉर्क ज़ीरो हो, मतलब समीशन टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो, तो इट इज सेड टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास कहलाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको जब आप फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे तो सेकंड कंडीशन के जो लास्ट पैराग्राफ है वहीं, या सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपको ये वाली ब्लैंक दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास नेट टॉर्क ज़ीरो हो तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमारे पास होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये हो जाएगा ROTATIONAL, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9 में है, टू इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड, के दो इक्वल पैरेलल और अनलाइक फोर्सेस हों, उनकी लाइंस ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, तो उससे हम कहते हैं कपल, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कपल, COUPLE, कपल। और आई थिंक कपल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कंडेंस सिलेबस, ये आप चेक कर लें मुझे सही से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कपल इंक्लूड नहीं है। तो अगर है इंक्लूड तो आप ये याद कर लें, और अगर नहीं है तो आप ये स्किप कर दें। अच्छा, 10 में हमारे पास है, डैश इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, के डैश इज इक्वल टू, मतलब ये इक्वल होता है प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के, वन ऑफ द फोर्स के, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसके और फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर के और उस फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ कपल। वो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ कपल है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोमेंट ऑफ कपल, MOMENT, मोमेंट ऑफ कपल, COUPLE, कपल, ठीक है। तो 10th में हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल, मुझे बताइए यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कम, मतलब इतनी कम जगह होती है लिखने के लिए। जब भी मैं आपको बार बार डिक्टेट भी करवा रही हूँ कि अगर कुछ बच्चों को नज़र नहीं आ रहा हो तो वो जो, मतलब मेरी आवाज़ तो आ रही होगी तो आप वहाँ से उसको लिख सकें। और ये बात भी मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि अगर काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमें पूरा पेज नज़र नहीं आता, तो अगर वो अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन करेंगे तो उनको ये पूरा पेज नीचे तक दिखाई देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 11th जो ब्लैंक है वो क्या है, अ कपल कैन बी बैलेंस बाय एंड डैश एंड डैश, मतलब कपल बैलेंस होता है, हो सकता है, किससे बैलेंस हो सकता है, कि हम क्या करें कि बाय इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसकी, ठीक है। तो बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट कपल होगा तो ही कपल क्या होता है, वो बैलेंस होता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 12 ब्लैंक, क्या है हमारे पास, डैश इज दैट पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी, एक के मतलब ये वो पॉइंट है इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या करता है, वो लाई करता है, तो वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, जिस पॉइंट पे उस चीज़ का पूरा वेट एक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ जो 12 है उस पर क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जगह बहुत कम है तो थोड़ा सा लिख देती हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का होल वेट क्या कर रहा होता है, लाई कर रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद 13 ब्लैंक हमारे पास है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर लाइज एट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो स्फीयर की है वो कहाँ पे होती है, वो होती है उसके सेंटर में। ये आप इसका मैं एक बता दूँ आपको एक बात, ये पेज नंबर कुछ हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पूरा एक चार्ट बना हुआ है बुक में। मैं आपको देख के पेज नंबर बता देती हूँ, आप वो चार्ट याद कर लें। ये रहा पेज नंबर 89 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लिखी हुई है। डिफरेंट बॉडीज़ की यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखी हुई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे स्फीयर का पूछा जाए, हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें तो स्फीयर का यहाँ पे है भी नहीं। यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड का है, सर्कुलर प्लेट का है, प्लेट है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम इन शेप, ट्रायंगल प्लेट है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक और क्यूब है और सिलेंडर है। तो इन सब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी के सामने। तो ये पेज नंबर 89 पर है। तो आप ये भी याद करें, ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड में हमसे कोई से भी मतलब किसी भी उसका पूछा जा सकता है कि सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो हम लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, तो हमसे स्फीयर का पूछा गया था, तो स्फीयर का कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है। तो वो हमने टिक कर दिया है, वो है सेंटर। अच्छा, उसके बाद 14 हमारे पास है। अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो, तो हम क्या कहते हैं, वो किस में है, वो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, वो किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे हम कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और अ बॉडी सेड टू बी इन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन डैश इक्विलिब्रियम, कि अगर किस में हो, वो मोशन में हो, तो उसे हम कहेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो हम कहेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। किस में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद 16 में है देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कितनी स्टेट्स होती हैं ये बात हमें मालूम है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, THREE 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 17 हमारे पास है। इफ़ अ बॉडी इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज स्लाइटली डिस्टर्ब, के क्या है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम उसे क्या करें, स्लाइटली डिस्टर्ब करें, इट डज़ नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अगर हम क्या करें, उसे स्लाइटली, एक आपने कौन की एग्जांपल देखी होगी कि कौन है, अगर हम उसे क्या करें, स्लाइटली डिस्टर्ब करें, तो वो क्या होगी, वो जो कौन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल पोजीशन। ये हमने 17 ब्लैंक इसके सॉल्व कर ली हैं। अब हम आगे आते हैं, इसमें बस 17 ही ब्लैंक्स थी, बाकी हमारे पास इसके 14 MCQs हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसके चैप्टर 6 है ना ये, ठीक है, सोच रही हूँ उसको अलग अलग पार्ट चलें कर लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेती हूँ, वरना अलग पार्ट करूँगी तो फिर आधे बच्चों को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो हमारे पास यहाँ पे जो 6.3 पे क्या है, पेज नंबर 104 है, बुक का पेज नंबर 104, 6.3 पे इसमें हमें MCQs गिवन है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि इफ़ 2 पैरेलल फोर्सेस हैविंग द सेम डायरेक्शन, और ये बात मैंने भी आपको जब ब्लैंक्स करवाई थी, पहली ही ब्लैंक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो वो लाइक होता है, और डिफरेंट डायरेक्शन तो होता है अनलाइक। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बात है, तो यहाँ पे आएगा लाइक पैरेलल फोर्सेस। 2 पे क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एन टॉर्क। ये भी इज कॉल्ड टॉर्क, ये भी सबको पता है कि टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो टॉर्क कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। 3rd पे क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसीडर्ड। अब देखें ब्लैंक्स में हमारे पास लिखा था काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, तो उसमें मैंने कहा था पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्लॉकवाइज की, तो ये होता है नेगेटिव टॉर्क। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या है, टॉर्क इज अ, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास ब्लैंक्स में भी गिवन था, तो इसका सही ऑप्शन है बी। 5 में क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। ये अभी देखें यूनिफॉर्म रोड का चार्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप वहाँ से चार्ट से आप देखें, वहाँ से आप वो पूरा चार्ट या वो जो टेबल है वो याद कर लें, तो आपको पता होगा, पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रोड की कहाँ पे होती है, सेंटर ऑफ रोड। मतलब अगर आप समझे ये एक रोड है, तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इस पे ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, उसके बाद है 6 में, अ बॉडी एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे वो किस में है, हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन में है। ठीक है, या तो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है।
7th में हमारे पास है कि इफ़ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, कि अगर जितने भी वेक्टर सम है फोर्सेस के वो क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो उसे हम कहेंगे देन इट इज़ सेड टू बी इन, कौन सा वो है, तो वो हमारे पास हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, नहीं ये इसका ये नहीं है, ये भी गलत है। अब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, कि मतलब क्या हो कि अगर हमारे पास, और ये चीज़ मैंने आपको अभी ब्लैंक्स में भी सोल्व करवाई है, मैंने कहा था जैसे कि ये हमारे पास ब्लैंक नंबर कहाँ है, 7 में क्या था कि अगर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो उसे हम कहते हैं वो कौन सी है, वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर नेट टॉर्क 0 हो तो उसे हम कहते हैं वो क्या है, वो हमारे पास होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी हमारे पास आई है। एमसीक्यूज़ में क्या लिखा हुआ है कि द वेक्टर, कहाँ है ये रहा, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन इट सेड टू बी इन, तो वो किस में होता है, तो वो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये इसका ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये रेड से जो कुछ मार्क हुआ है ये पहले से लगा हुआ है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो कोई भी ये रेड वाला मार्क ना देखे, जो मैं ब्लैक पॉइंटर से कर रही हूँ वही सही आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है 8 में, अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ, और ये बात अभी मैंने आपको बताई थी कि जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है वो हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि तमाम अगर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पे समीशन जो टॉर्क है उनका या वो क्या हो जाता है, वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम सेकंड कंडीशन ही है। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन अवर बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इसका सही जो आंसर है वो हमारे पास है सी। 9th में हमारे पास है द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर डैश एक्ट, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का होल वेट एक्ट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी, द वेट ऑफ द बॉडी। क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर डैश एक्ट, जहाँ पे क्या करता है, जहाँ पे तमाम जो बॉडी का वेट है वो एक्ट करता है। 10 में हमारे पास है द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो वेक्टर सम है, जो वेक्टर सम है किसका, फोर्सेस का, वो उसका सम जो होता है मतलब क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 10 पे जो सी ऑप्शन है समीशन एफ इक्वल टू 0 ये सही है। और सेकंड कंडीशन हमें क्या कहती है, सेकंड कंडीशन हमें कहती है कि समीशन टॉर्क इक्वल टू 0, तो ये भी पूछा जा सकता है हमसे, और समीशन टॉर्क वाला अगर पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। पेज नंबर 105 पे आ जाते हैं। 11th MCQs है हमारे पास। टू फोर्सेज विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, की दो फोर्सेज हैं, इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है बी है, और ये है कपल। सही। 12 है हमारे पास, इफ़ अ बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाए, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस, अगर हम उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, और डिस्प्लेस करने के बाद वो अगर अपनी ही किसमें, अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो वो हमारे पास होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और अभी हमारे पास एक अनस्टेबल की भी आई थी, आई थिंक अनस्टेबल की 10 ईयर में आई हुई है, या न्यूट्रल की आई हुई है। जब मैं 10 ईयर की MCQ सॉल्व करवाऊंगी तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको हम क्या करें, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर वो वापस आ जाती है तो उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे 13 पे। तो क्या लिखा है, अ कोन रेस्टिंग ऑन इट साइड इज इन डैश इक्विलिब्रियम, कि क्या है कोन रेस्टिंग ऑन इट साइड, ये कौन सी इक्विलिब्रियम होती है, ये होती है अनस्टेबल। क्योंकि स्टेबल में तो वो अपनी बेस पे खड़ी होती है, वो जो कोन है, ये हमने जब यहाँ पे एग्जांपल भी है, पेज नंबर ये रही, ये तो नीचे बेस है ना ए पे, तो अगर बेस पे होती है तो वो स्टेबल होती है। ठीक है, और अगर साइड पे होती है तो वो उसकी अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, तो वो हमारे पास है अनस्टेबल। अनस्टेबल हमारे पास उस पर होती है उसके ये वाले साइड पे। ठीक है, ये जो ये अगर ये हमारे पास बेस है ना, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये मैं कुछ गलत बोल रही हूँ।
ये जो ए है देखिए ये बेस है, बेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होती है स्टेबल की। ये जो इसका जो कॉर्नर ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, ये इसका एपेक्स है ना। अगर वो अपने एपेक्स पे हो तो वो होता है अनस्टेबल, और अगर वो साइड पे हो तो वो कहलाता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कौन कहाँ पे हो, रेस्ट कर अपने बेस पे हो, अगर हम इसको डिस्प्लेस भी करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही वापस इसी पोजीशन में रहेगी, तो इसे हम कहते हैं स्टेबल। अगर कौन अपने एपेक्स पे हो तो इसे हम कहते हैं अनस्टेबल, और कौन अगर साइड, मतलब ये चीज़ का साइड होता है ना, तो अगर ये कौन जो है वो साइड पे हो तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, हो सकता है मैंने वहाँ पे कुछ गलत कहा हो, अभी मैं दोबारा पढ़ती हूँ फिर देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया, बेस पे होगा तो स्टेबल, एपेक्स पे होगा तो अनस्टेबल। ये 3 एमसीक्यूज़ बन गई हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। बेस पे होगा तो स्टेबल, एपेक्स पे होगा तो अनस्टेबल, और साइड पे होगा तो न्यूट्रल। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कॉन रेस्टिंग ऑन इट साइड, कि अगर वो कहाँ पे हो, साइड पे हो, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है ए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ जो रेड मार्क है वो नहीं देखना है आपको, इस पर ए पे टिक करना है, न्यूट्रल है। बेस पे होगा तो स्टेबल, एपेक्स पे होगा तो अनस्टेबल, और साइड पे होगा तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है साइड का, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल। ये वाली बात आप नोट डाउन कर लें लाजमी। अच्छा, उसके बाद 14 हमारे पास है द यूनिट ऑफ टॉर्क। ये अभी हमने ब्लैंक्स में भी सॉल्व किया था, तो हमें पता है इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर, और इसका सही ऑप्शन जो है वो सही है। और ये बात मैं आपको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, अगर क्या आपको किसी भी उसका यूनिट याद ना आए या याद ना हो तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप उस फार्मूले से उसका यूनिट बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 16 के जो फिल इन द ब्लैंक्स और जो MCQs हैं जो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, 17 ब्लैंक्स और 14 MCQs, ये भी हमने सॉल्व कर ली हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 7 के फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs को सॉल्व करूँगी। इसमें जो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।